डाउनलोड कीजिए। दोस्तों आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी मशहूर शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आप भी आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बन सके। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या हैं इसमें करियर के ग्रोथ चांसेस, और हमारे देश में इस फील्ड में क्या कुछ नई पहल हुई है, इस सब पर अहम बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फील्ड है क्या। आज तमाम तर तालीम के नए नए शोबों के मंजरेआम पर आने के बावजूद मेडिकल साइंस की फील्ड में बतौर डॉक्टर आप न सिर्फ लोगों का इलाज करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अस्पतालों के नज़्म व नस्क यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मुंसलिक फील्ड में तालीम व हुनर हासिल करके सेहत से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में भी नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का करियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वबा के नुक्ता नज़र से मौजूदा हेल्थ केयर सेक्टर की ज़रूरतें इस करियर की अहमियत को समझाने के लिए काफ़ी हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजर अस्पताल के नज़्म नक्श पर पैनी नज़र बनाए रखता है ताकि वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इलाज के लिए आने वालों को बेहतर सर्विसेज देने के लिए मुअस्सर निज़ाम कायम हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तहत अस्पताल से अच्छे डॉक्टरों को जोड़ना, नई मशीनों और तकनीक का इंतजाम करना वगैरह सब आता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी डिग्री कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित होता है जो मेडिकल फील्ड से होते हैं और तालीमी और इंतजामी अहलियत रखते हैं, लेकिन जो लोग गैर मेडिकल फील्ड से हैं वो भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक वसी शोबा बनकर न सिर्फ बेहतर सेहत की राह हमवार करा रहा है, बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नई राह दिखाने में भी एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फील्ड को समझ लिया होगा। इस फील्ड को और बारीकी से जानने के लिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर अहम बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद उज़मा जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब दूरदर्शन के लोग आते हैं और दूरदर्शन अच्छा काम कर रहा है उसको देख के और खुशी होती है। हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच पा रही है, आवाम तक पहुंच पा रही है, इसकी बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम बहुत कुछ अपने क्लोज चैम्बर्स में बैठ के काम करते रहते हैं। जब वो जनता तक आवाज़ पहुंचती है तो शायद उनके लिए हम कुछ वेलफेयर कर पाते हैं। जैसा आपने कहा कि मेरा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हम खाली फैमिली वेलफेयर पे फोकस नहीं करते, हम हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। तो समुदाय की जितनी भी अच्छे स्वास्थ्य वर्धक जितने भी काम हो सकते हैं वो मेरा इंस्टीट्यूट करता है। सर, शुक्रिया दूरदर्शन की तारीफ और हौसला अफजाई के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान या फिर हम ये कहें कि एक लेमैन्स लैंग्वेज में कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों हुई, अस्पताल प्रबंधन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
कई वर्षों पहले जब हमारे बड़े बड़े अस्पताल बनने शुरू हुए थे तो हमारे पास बहुत कम अस्पताल होते थे और हमारे डॉक्टर जो कि लार्जली यदि आप देखें तो पेशेंट केयर के लिए ही बनाए जाते हैं। उन्हें कैसे पेशेंट को देखना है, उसका कहाँ पे ब्लड सैंपल लेना है, कहाँ पे पेशेंट को स्टेथो लगाना है, कहाँ ब्लड प्रेशर लेना है, इस तरह की चीज़ें और दवाइयाँ लिखनी है, कहाँ से दवा मिलेगी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही उसका पूरा फोकस रहता था। पूरा जो उसका सिखाया जाता था एमबीबीएस में और एमडी में वो इसी के ऊपर फोकस रहता था। कुछ समय बाद ये देखा गया कि यदि हम पेशेंट केयर को देखें तो पेशेंट केयर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर कंप्रोमाइज़ हो रही है और वो कंप्रोमाइज़ डॉक्टर के कारण नहीं हो रही है, वो आपसी तालमेल के अभाव के कारण हो रही है। तालमेल का अभाव कहाँ था कि डॉक्टर, नर्स और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं था। वो जो तालमेल की कमी को देखते हुए एक अस्पताल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी हमें और अस्पताल प्रबंधन का पहला जो स्टेप रखा गया वो इंस्टीट्यूट के अंदर रखा गया और ये माना गया कि जल्दी ही ये आगे हिंदुस्तान के और मेडिकल कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में ये फैलेगा। वो फैल भी रहा है, पिछले 40 साल में ऐसा डेवलपमेंट बहुत हुआ है और उसका पर्पस सिर्फ यही है कि हॉस्पिटल की जो फंक्शनिंग है वो स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि अब जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या हुआ है कि हॉस्पिटल के अंदर लीगैलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर फ्री माइंड से अपने पेशेंट को देख पाए और इतना ये सारा सेक्शन देखने के लिए मेरे पास एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा। तो एक सॉर्ट ऑफ उनको हम फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। तो अस्पताल प्रबंधन आपको एक लिबर्टी देता है, एक डॉक्टर को उसका काम करने के लिए, फोकस्ड वर्क करने के लिए लिबर्टी देता है, जिससे कि हम स्मूथली एक साथ मिलके अच्छे तालमेल के साथ अपने पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें। सर, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट की तो NIHFW स्टूडेंट्स की करियर ग्रोथ में किस तरह से हेल्प करता है? देखिए, NIHFW बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। स्नातकोत्तर यानी स्नातक कोर्स हम कोई नहीं चलाते। स्नातक होने के बाद ही हमारे पास बहुत तरह तरह के कोर्सेज हैं। जैसे हम प्रोवाइड करते हैं MD इन कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूनिक डिग्री है और हमारा हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा ही इंस्टीट्यूशन है जो इस डिग्री को प्रोवाइड करता है। ये NMC अप्रूव्ड, NMC रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो 3 साल के ड्यूरेशन का होता है, जिसके अंदर नीट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स आते हैं। दूसरा कोर्स होता है हमारे यहाँ डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी नीट के ये 2 साल का है और इसमें भी नीट के थ्रू ही लोग आते हैं। नीट जो एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद हमारे यहाँ डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चलते हैं, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अपने आप में बड़ा कोर्स है, जिसमें करीब करीब 250 से 300 लोग हर साल हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। हमारा कोर्स 15 महीने का है, जिसके अंदर हम कुछ समय का उनको कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनको असाइनमेंट्स देते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर्स को उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ टीम है। ये काम किसने शुरू किया? ये काम सबसे पहले शुरू हुआ हमारे डॉक्टर आनंद होते थे, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को शुरू किया और वो आज तक चल रहा है। हमारे पास आज भी एक टीम है, वो टीम मिलके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जिससे कि ये एक तीसरा कोर्स है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो हमारे भाई डॉक्टर्स डिफरेंट स्टेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, स्टेट वर्कफोर्स का पार्ट हैं। उनके लिए हम 3 वीक का 3 हफ्ते का कोर्स चलाते हैं, जिसमें हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का उनको पूरा एक कैप्सूल कोर्स कराते हैं। 5वें नंबर पे हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्मी, इन लोगों की रिक्वेस्ट पर कोर्सेज अपने यहाँ रन करते हैं। अभी हम CGHS के लिए कोर्स रन कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में उनकी रिक्वेस्ट पर, और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हम नेशनल लेवल पे रन करते रहते हैं।
सर यकीनन रूटीन मेडिकल केयर से हटकर है ये करियर ऑप्शन जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। अगर हम इसमें करियर ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें आगे चलकर ग्रोथ किस तरह की है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हम 4 तरह के कोर्सेज चलाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली हमारे पास स्टूडेंट डायरेक्टली हमारे पास आता है। किसी ना किसी तरह का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद ही स्टूडेंट हमारे पास आ पाता है। जैसे नीट है, मैं एक कोर्सेज बताते हुए एक कोर्स को नाम भूल गया, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। हम उसमें भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। हमारा कंसर्न ये होता है कि जब, और हम साथ में एक नया कोर्स भी शुरू करना चाहते हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, वो अंडर प्रोसेस है और जल्दी ही हमारे यहाँ से वो कोर्स भी शुरू हो जाएगा। जब MPH शुरू होगा तो MPH शुरू होने से जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो MPH करने के बाद तरह तरह के जो हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, हर लेवल के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जाके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी शुरू किया है, उन पे भी हम शायद फोकस कर पाएँ। ये हमारी वर्कफोर्स जो आगे बढ़ रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस MPH का प्रोग्राम करवा रहे हैं, उनमें से हम भी एक होंगे। लेकिन हमारा चूँकि नेशनल इंस्टीट्यूट है तो एक्सपोज़र स्टूडेंट का बहुत बढ़ जाता है, नेशनल लेवल का एक्सपोज़र होता है, और स्टूडेंट हमारे पास से जो लर्न करके जाते हैं वो निश्चित ही बेहतर परफॉर्म करते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जब ये लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं तो आपने जैसा कहा कि आगे इनका कैरियर ऑप्शन क्या, इनकी प्रोग्रेस होती है, क्या कैरियर ग्रोथ होती है, तो यूजुअली ये बच्चे हमारे जो निकलते हैं ये जाके डिप्टी MS या असिस्टेंट MS बन जाते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या कंसल्टेंट की तरह ज्वाइन करते हैं इन हॉस्पिटल एडम डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए विद 10 years डाउन द लाइन और 15 years डाउन द लाइन, they may get in private sector, they may get the position of medical superintendent। यदि मैं बात करूं सरकारी सिस्टम की, तो देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लिए ही पढ़ाई की है उन्होंने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 20 साल के तजुर्बे के साथ आप यदि उस कुर्सी को बैठते हैं तो वो जो दारोमदार आपके ऊपर होगा उसके तजुर्बे के साथ दोनों को मिला के आप शायद अच्छे से उसको चला पाएंगे, ऐसा महसूस किया जाता है। और बहुत जगहों पे इसको अच्छे से लोग चला भी रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट उन्होंने किया हो, पर यदि वो कर लेते हैं तो शायद अच्छे से चला पाते हैं। सर हमने इससे पहले बात करी कोर्सेज की, आपने ये भी बताया कि किस तरह से एक स्क्रीनिंग के बाद ही एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है। अब ये जानना चाहेंगे कि कितनी सीट्स हर पर्टिकुलर कोर्स में है और क्या उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी फर्दर आपके पास एंट्रेंस टेस्ट है? जी बिल्कुल। यदि मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ MD की सीट्स हैं, तो मेरे पास 10 MD की सीट्स हैं और 6 डिप्लोमा की सीट्स हैं अभी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और NMC से रिकग्नाइज्ड हैं। इनके अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो नीट क्वालिफाई करने के बाद आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो PG DPHM के कोर्स में, उसमें इंटरव्यू बेस्ड स्क्रीनिंग होती है। जो लोग विलिंग हैं वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास 40 सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार ने रखी हुई हैं। फिर आते हैं हमारे DLC के स्टूडेंट्स, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में। हमारे पास 300 सीट हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। मेरी नज़र में इफ़रात में हैं जो लोग विलिंग हैं इसके लिए आने में। क्योंकि देखिए एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि MBBS करता है बच्चा, फिर MD करता है, और MD करने के बाद उससे जो मतलब एक माना जाता है कि वो बैठेगा और पेशेंट्स देखेगा। ये एक अलग है, ये एक तरह से अरेंज मैरिज नहीं है, ये एक लव मैरिज है कि आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करने का मौका मिला है, आप करना चाहेंगे, आपको एक अफेक्शन डेवलप हुआ, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और सफलता पाई। तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता होता, ये तो मैरिज है, लव मैरिज है आपने की, वो सफल होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा। तो वैसे ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप आए, आपने एक रूटीन ट्रैक से अपने आप को डेविएट किया और आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आए, आपने पढ़ना शुरू किया,
तो जिन लोगों को ऐसा ओरिएंटेशन होता है उसके लिए हम इंटरव्यू करते हैं और उसको चेक करते हैं, दैट इज़ दी स्क्रीनिंग। सर ये जानना चाहेंगे कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे मुल्क में इस फील्ड को लेकर नौजवानों में कितनी जागरूकता है? अगर हम बात करें इसके फ़रोग की या इसके कोर्सेज़ की, तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारे देश में इसके फ़रोग के लिए किस स्तर पे काम हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान को जिस तरह के कोर्स की आवश्यकता है उस तरह के कोर्स हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और वही कोर्सेज हम यूजीसी से अप्रूव करवाने के बाद या मंत्रालय से अप्रूव करवाने के बाद ही उनको चलाते हैं। और ऐसे ही कोर्सेज हमारे अच्छे कोर्सेज हैं, तभी हम कोविड-19 जैसी आपदाओं को संभाल पाए, नहीं तो शायद नहीं संभाल पाते। जिन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी लैकुना ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम। जिनके करिकुलम स्ट्रॉन्ग थे वो अच्छे से उनको ट्रेन कर पाए अपनी वर्कफोर्स को, और वो ट्रेन वर्कफोर्स हैज डेवलप्ड देयर एक्यूमेन एंड दे डिलीवर्ड एज पर द नीड। सो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे हैं, और हमारा नीति आयोग भी उसके ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपने कोर्सेज़ को स्ट्रेंथन डे बाय डे करते रहते हैं, क्योंकि इट्स अ डायनेमिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो बना दिया वो वैसा ही रहेगा। ये डायनेमिक स्ट्रक्चर हम उसको दिनों दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में करियर बनाने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसा मैंने कहा कि ये एक लव मैरिज है। जो लोग अपने करियर में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम किसी कारण से उनको नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको दरख्वास्त करूँगा उनकी जो भी ख्वाहिश हो उसको पूरा करने के लिए यहाँ आएँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की फील्ड उनके लिए ओपन डोर है, और उसमें यदि वो काम करेंगे तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे और भारत की सहायता कर पाएंगे, उसको ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। सर आपने अपने कीमती वक्त में से दूरदर्शन के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों ये तो थी बात आपके मुस्तकबिल से जुड़ी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले अहम सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कहां कहां आप इस वक्त नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं।
दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जिस कामयाब शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल। तो आइए प्रोफेसर के अग्रवाल के कामयाब सफ़र के बारे में जानते हैं। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जिस कामयाब शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल। सर, खैर मकदम है आपका हमारे सेगमेंट में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लेकर एनबीए के चेयरमैन बनने तक के अपने इस कामयाब सफ़र को आप सर किस तरह से देखते हैं? मैं इस कामयाब सफ़र को भगवान का एक ऐसा शुक्र मानता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों के नसीब में हुआ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मैं पीएचडी करने वाला पहला डिग्री होल्डर था, पीएचडी इन इंजीनियरिंग करने वाला। और उसके बाद मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में फैकल्टी में था और सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि मैं 27.5 साल की आयु में फुल प्रोफेसर बना, जो एक विश्व रिकॉर्ड है और शायद बहुत यूनिक रिकॉर्ड है जो। लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिला और बहुत काम करने का आगे अवसर मिला। कुरुक्षेत्र जैसी छोटी जगह से मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं विदेश भी जाऊंगा तो पढ़ाने के लिए जाऊंगा, पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। और आज ऑलमोस्ट कई देशों में जाके लेक्चर्स दिए हैं। किताब भी मैंने कहा लिखूंगा इंडिया में, पब्लिश अमेरिका से कराऊंगा, किया। अमेरिकन इंडस्ट्री में जाके कोर्स किया। तो ये सब जो कुछ किसी भी विकसित देश के प्रोफेसर को करने का अवसर मिलता है वो मुझे भारत से मिला और मैंने वो सब किया। और इंडस्ट्री से टीसीएस का मैं रिटेनर कंसल्टेंट बहुत साल रहा, पीएसएलवी का क्वालिटी डिज़ाइनर मैं रहा स्पेस रिसर्च के साथ। तो इस सफ़र को तय करते करते कुरुक्षेत्र से मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, जो हरियाणा की टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी और शायद नॉर्थ इंडिया की सफल टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में से पहली है, उसके मुझे प्रो वाइस चांसलर का मौका मिला। लेकिन तब दिल्ली प्लान कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी बनाने का। तो मुझे कांटेक्ट किया गया कि दिल्ली में जब हम पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, टेक्निकल भी नहीं रियली, दिल्ली सरकार की ये पहली ही यूनिवर्सिटी थी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो आपको हमें हेल्प करनी है। तो मुझे भी लगा कि राजधानी में नई यूनिवर्सिटी बन रही है तो अच्छा अवसर होगा और करना चाहिए। और मुझे अभी भी याद है जो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर जगदीश मुखी, उन्होंने जब मेरे से बात की कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो मुझे वो वाक्य अभी तक याद है। मैंने ये कहा कि देश में 250 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उस समय 250 ही हुआ करती थी। यदि आप 291वीं यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे रहने दीजिए। यदि आप एक बिल्कुल अलग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पूरी फ्रीडम होगी यूनिवर्सिटी बनाने की और आप बनाइए। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीतिक पार्टी चेंज होने के बाद भी मुझे वो स्वतंत्रता मिलती रही और मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को बहुत फ्रीडम से, ऑटोनॉमी से बना पाया। और 10 साल में ये भी मुझे सौभाग्य की बात है कि 2 टर्म्स 10 साल की दी गई ताकि मुझे एक अवसर मिला उस यूनिवर्सिटी को किसी लेवल पे लाने के लिए। और आज बहुत मुझे खुशी होती है कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 10 साल के समय में एक काफ़ी ऊंचे लेवल तक आ गया। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। सर, आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के बारे में भी बात की। इसमें आपके प्रेसिडेंट रहते हुए इस इंस्टीट्यूट ने ज़बरदस्त ग्रोथ की और आईटी के मैदान में एक नुमाया रोल अदा किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स इस देश का एक ऐसा एनजीओ था, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ उस समय भी हमारे पास ये सुविधा थी कि एक बच्चा यदि अपने आप सेल्फ स्टडी करके इंजीनियरिंग कर सके और वो कहीं और काम कर रहा है, टेक्नीशियन या कुछ, होता क्या है हमारे देश में उतने अवसर नहीं है कि बच्चा कभी भी नौकरी छोड़ के आगे पढ़ ले। ऐसा इस देश में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अवसर नहीं है उस तरह के। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, तो उस समय वो करियर उनको शुरू करना पड़ता है, तो वो टेक्नीशियन फिर सारी उम्र टेक्नीशियन ही रह जाते हैं।
तो आईआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो अवसर देता था कि यदि आप अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। उस डिग्री की मान्यता थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। और मैंने एक बार हिसाब लगाया था, यदि बच्चा खुद मेहनत करे तो टोटल 5-7 हज़ार रुपया खर्चा करके वो इंजीनियर बन सकता था। अब ये बताइए, आज तो 5-7 लाख में भी इंजीनियर नहीं बनते। तो वो इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छा लगता था मुझे। और जब मुझे उसका अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, और वो फॉर्चुनेटली उसका गोल्डन जुबली ईयर था, तो उस पीरियड में हमें बहुत बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला। मुझे ध्यान है, हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, मेरे ख्याल से 5-6 गवर्नर आए, सब ने आईआईटी की बहुत सपोर्ट किया और हम बहुत बच्चों को आगे बढ़ा पाए। तो वो एक खुशी कि गरीब बच्चे को भी अवसर मिलना चाहिए, जो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसमें सहायक था और मुझे अच्छा लगा। सर, कहा जाता है कि हर कामयाब शख्सियत के पीछे एक और शख्सियत होती है। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं यदि एक श्रेय दूं तो मेरे कुछ टीचर्स, जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, जिन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया। कुछ टीचर्स हैं, उनके स्कूल टीचर से लेके यूनिवर्सिटी टीचर्स तक, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और घर से बात करूं तो ऑब्वियसली मेरे परिवार ने मुझे इतना समय काम के लिए देने के लिए अलाउ किया कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ रात 12-12 बजे तक काम करूं। तो उसमें फैमिली को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन किया और बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे दोनों फ्रंट्स पे बहुत बहुत सहयोग मिला। सर, आईटी की फील्ड में आपने अहम रिसर्च की है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं जैसा कि आपने बताया, और तकरीबन 400 जर्नल्स भी लिखे हैं। इन सब में कौन से आप पब्लिकेशन को सबसे अहम मानते हैं? सबसे अहम देखिए, रिसर्च में तो जब आप इतने पेपर्स करते हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई दिशाओं में आप काम करते हैं। पर मेरे रिसर्च का एक जो फोकस रहा, जो इस देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि विदेश ने भी उसको अपनाया, कि बिना कॉस्ट कंसिडरेशन के रिसर्च का कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा लेकिन वो करोड़ों रुपए के बजाय अरबों रुपए का होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो मैंने रिसर्च पे हमेशा ये फोकस रखा कि अफोर्डेबल कॉस्ट एंड अफोर्डेबल क्वालिटी, कि किस कीमत के अंदर हम कितना क्वालिटी ला सकते हैं। क्योंकि यदि हम ये कहें कि भाई वाई नॉट बेटर देन द बेस्ट, यस, लेकिन फिर कॉस्ट कितनी हो वो कहाँ से आएगी। तो इसलिए मैंने पेपर्स भी पब्लिश किए, उस पर काम भी किया, और आज मैं इस कैपेसिटी पे भी इस काम कर रहा हूँ कि हमें कॉस्ट और क्वालिटी और डिलीवरी टाइम तीनों पे समन्वय बिठा के करना पड़ेगा। कि कोई ये कहे कि मुझे 10 साल के बजाय 100 साल का टाइम दे दो, मैं ये कर दूंगा, तो सब कुछ ही बदल जाएगा। तो इसलिए इन तीनों का समन्वय बिठाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। रिसर्च भी उसी में अच्छा लगा और इम्प्लीमेंटेशन भी उस पर। सर, एनबीए के चेयरमैन रहते हुए क्या वो ऐसी ख्वाहिश है जो आप अपने टेन्योर में पूरा होता देखना चाहते हैं? देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का काम तो कभी पूरा हो नहीं सकता और होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये इवॉल्विंग काम है। लेकिन मैं जो ये कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक्रीडिटेशन को एक डर की घंटी ना माना जाए, एक्रीडिटेशन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाए, और आप अपना काम इतना अच्छा करिए कि एक्रीडिटेशन आपको अपने आप मिले। जैसे एक उदाहरण मैंने बहुत बार दिया, सपोजिंग आपके घर में रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर घटिया है, थर्मोस्टेट बहुत बढ़िया है, तो उस रेफ्रिजरेटर का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कंप्रेसर बेटर चाहिए, फिर थर्मोस्टेट बेटर चाहिए। तो एक्रीडिटेशन से पहले हमें क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो रियल चीज़ है। सर, आखिरी सवाल, नौजवानों को, ख़ास तौर से आईटी के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आईटी के स्टूडेंट्स को या जनरल स्टूडेंट्स को मैं यही दूंगा कि इस समय जो स्पीड ऑफ चेंज है वो ऐतिहासिक है, कभी नहीं इतनी स्पीड ऑफ चेंज हुआ, और जो नॉलेज का चेंज ओवर है वो इतना फास्ट हो रहा है। इसलिए आप यदि हायर एजुकेशन या आईटी के फील्ड में हैं तो आप स्टैटिक होना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बिल्कुल साल 2 साल भी कुछ नया न सीखें वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत तेज़ी से सीखनी पड़ेंगी और अपने आप सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकते। तो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ
एंड इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप ये चीज़ें रखेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। इस समय भारत में वो जो वातावरण है काम का और जो सुविधाएं हैं काम की, वो अभूतपूर्व हैं। और आप प्रयास करिए, देश आपके साथ है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे और हमें भी गौरवान्वित करेंगे। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से, बिजी शेड्यूल में से हमारे सेगमेंट के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। इट वाज वेरी नाइस। दोस्तों, उम्मीद है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की इस फील्ड पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर एक और नई करियर फील्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है